नमस्कार सभी को। मेरा नाम प्रेरणा सिंह है। पैसे कमाने के लिए मैं सेल्स करती हूँ और दिल बहलाने के लिए शायरी। तो आज का शुरू करते हैं। तो हम लोग अपने जो पुराने कवि रहे हैं, जो पहले के शायर रहे हैं, हमने ऐसा पैटर्न बनाया है अब कविशाला में कि हम उनको उनकी पुण्यतिथि पे या उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे उनको याद किया करेंगे। तो आज सुमित्रा नंदन पंत जी की कविताओं के साथ आज उनकी रचनाएं कुछ हम याद करेंगे उनको। तो उनका वो सुमित्रा नंदन पंत जी अल्मोड़ा के रहने वाले थे, जो उत्तराखंड में आता है, और उनका जन्म 20 मई सन 1900 में हुआ था। वो एक महान कवि इसलिए भी कहे जाते हैं कि वो बहुत प्रकृति से जुड़े हुए थे। हमेशा से ही उन्हें प्रकृति से बहुत प्यार भी था और जो भी वो लिखते थे प्रकृति के बारे में लिखते थे। उन्होंने किसान के बारे में भी लिखा, उन्होंने प्रकृति के बारे में लिखा, सोशल इश्यूज के बारे में लिखा। तो काफी इस नाम से जाने जाते थे वो, और बहुत सारे उनको पुरस्कारों से भी नवाजा गया है जो हमारी सरकार ने दिए हैं। उनका नाम जब वो पैदा हुए तो उनका नाम गोसाई दत्त रखा गया था, मगर जब वो 1910 में अल्मोड़ा शिफ्ट हुए और उन्हें लगा कि उन्हें पढ़ाई करने लगे तो उन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया। उन्होंने अपना नाम सुमित्रा नंदन पंत रख दिया। तो शिक्षा प्राप्ति तो उनको हुई, लेकिन कभी हमेशा उस टाइम जिस टाइम वो पैदा हुए थे उस टाइम आर्थिक स्थिति हमारे देश में बहुत लोगों की बहुत ही खराब थी। तो उनके आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए अलग अलग जगह जाते रहे। अपने बड़े भाई के पास वो इलाहाबाद में जाते थे। अब इलाहाबाद में जाके वो पढ़े, तब उनके समझ में आया कि आज़ादी की लड़ाई चल रही थी देश में, और गांधी जी ने सत्याग्रह भी छेड़ा था। 1921 में उन्होंने जो है असहयोग आंदोलन छेड़ा था। तो उसके साथ वो जुड़े रहे। उन्होंने काफी कविताएं उस टाइम पे लिखी। तो एक कविता जो हम सब ने पढ़ी होगी अपने स्कूल कॉलेज में, वो मैं एक बार रिसाइट करना चाहूंगी कि जग जीवन में जो चिर महान। ये वाली तो कविता सबने पढ़ी, मैंने भी 6th-7th क्लास में पढ़ी थी। तो जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूंगा जिसमें मानव हित हो समान, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ। मिट जावे जिसमें अखिल व्यक्ति, दिशि दिशि में प्रेम प्रभा प्रसार, हर भेद भाव का अंधकार मैं खोल सकूं चिर मुंदे नाथ, मानव के ओर स्वर्ग द्वार, पाकर प्रभु तुमसे अमर दान, करने मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नव जीवन का विहार, जग जीवन में जोड़ महान। मैं दोबारा से लेकर जाना चाहूंगी सुमित्रा नंदन पंत जी की जीवन के। तो 1921 में जब असहयोग आंदोलन हुआ तो गांधी जी ने सभी छात्राओं को बोला कि जो है आप अंग्रेजी विद्यालय महाविद्यालय छोड़े, न्यायालय उस पर सबका बहिष्कार करें। तो उस बहिष्कार के समय पे सुमित्रा नंदन पंत जी ने भी बहिष्कार किया और उन्होंने कॉलेज भी छोड़ दिया जाना, और उन्होंने घर पे ही बैठकर संस्कृत, हिंदी, बंगला, अलग अलग भाषाओं में उन्होंने अपने लेखन लिखने शुरू करे। तो उत्तरा नामक इनकी एक रचना है, तो उन्होंने काफी रचनाएं उन्होंने करी है। उत्तरा नामक उनकी रचनाएं जो बहुत ही काफी फेमस हुई थी उस जमाने में। तो वो मैं थोड़ा पढ़ना चाहूंगी कि मैं चिर श्रद्धा से लेकर आई, वह साध बनी प्रिय परिचय में, मैं भक्ति हृदय में भर लाई, वह प्रीति बनी उर पढ़ने में। उस जमाने की जो कविताएं हैं वो बहुत उस टाइम के जमाने में ऑब्वियसली रिलेटेबल होंगी। हम लोग सोचते हैं जिस तरह से जो शब्द लिखे हैं, जो शब्द गठित करे गए हैं, वो बहुत ही अलग पैमाने पर है। जिज्ञासा से मैं आकुल मन, वह मिटी हुई तब तन्मय में, विश्वास मांगती थी प्रतिक्षण, आधार पा गई निश्चय में। तो इलाहाबाद में इनका काव्य वाचन जितना भी इनका हुआ है, इलाहाबाद में ही ज्यादा हुआ है। कुछ वर्ष तो बहुत आर्थिक संकटों से इन्हें गुजरना पड़ा। उस वक्त जो था देश के हालात भी बहुत खराब थे, तो काफी कर्ज से जूझते इनके पिता का जब निधन हो गया, उसके बाद भी उन्होंने अपना घर भी बेचना पड़ा, जमीन भी बेचनी पड़ गई। लेकिन ये बहुत उन्मुख हुए मार्क्सवादी कम्युनिटी से। तो 1931 में उन्होंने एक सुरेंद्र सिंह थे, उनके साथ जब से कोलैबोरेशन कहते हैं आज के जमाने में, वो सब किया और काफी कुछ लिखा। तो उनकी कुछ रचनाएं हैं जो बहुत ही अच्छी, बहुत ही खूबसूरत तरह से लिखी गई है। उनको हिंदी का साहित्य सेवा के लिए पद्म भूषण भी मिला हुआ है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार है।
इन सब पुरस्कारों से वो सम्मानित हुए। और किसानों के बारे में काफी कुछ लिखते थे वो, किसानों से बहुत प्रभावित रहते थे, क्योंकि किसान एक स्वाभिमानी माने जाते थे कि बहुत स्वाभिमानी होते हैं किसान, और अपने ही दम पर जो है सबको ऑब्वियस जो प्रोडक्शन है वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। हम लोग इस टाइम ये वाली बात नहीं समझ पाते। मेरे दादाजी किसान थे, मैंने उनको बचपन में देखा है इस तरह से सुबह 4 बजे उठ के वो कुएं पे चले जाते थे पानी खोलने के लिए, सर्दियाँ या फिर कुछ सर्दी गर्मी बरसात। तो ये वाली चीज बहुत कम लोगों को पता होती है, क्योंकि आजकल के शहरों में लोग इतना जुड़े नहीं होते। शहर में शहरीकरण जो होता है वो उस तरह से हम लोग उन्मुक्त है उन सब चीजों से, हमें पता ही नहीं है कि किस तरह से उस टाइम किसान हमारे काम करते हैं या अभी भी काम करते हैं। अभी तो बहुत ज्यादा इक्विपमेंट भी आ गए, उस टाइम तो कोई इक्विपमेंट भी नहीं होते थे। तो एक लिखा है उन्होंने कि फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली। बहुत ही डीप है, मतलब ये पढ़ा होगा आपने, बिल्कुल। फैली खेतों में दूर तलक मखमल कोमल की हरियाली, लिपटी जिसमें रवि की किरणें, रवि मतलब सूरज, लिपटी जिसमें रवि की किरणें चांदी की जैसी उजली जाली। तो मिर्जा गालिब की बात हम कर रहे थे। बहुत अच्छा प्राची, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा आप डीप लिखती हो। अकेले अकेले बैठ के काफी कुछ ख्याल आते हैं जो सभी लिखते हैं अपने बंद कमरों में। बरसात के साथ मेरे हिसाब से सभी शायरों का बहुत ज्यादा नाता होगा। जब बरसात आती है तो मुझे भी बहुत याद आती है। तो अभी मिर्जा गालिब साहब के बारे में बात कर रहे थे। एक किस्सा है जो मैं आपको सुनाऊं। कल मैं अपने कलीग के साथ बैठी हुई थी तो हम ऐसी बात कर रहे थे गालिब साहब के बारे में। तो एक किस्सा उन्होंने मुझे बताया, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। तो गालिब साहब बड़े फटे हाल में रहते थे, बड़े दीवाने थे वो। दीवाने हम लोग, वो वर्ड फटे हाल नहीं, दीवाना इज द राइट वर्ड फॉर हिम। तो बड़े दीवाने से थे वो, अपने ही ख्यालों में रहते थे, उन्हें फर्क नहीं पड़ता था दुनिया उनके बारे में क्या सोचती है। तो ऐसे ही कुछ एम ही उन्होंने कपड़े पहन रखे थे गंदे संदे से। अब उनको एक वलीमे का, दावत का उनको एक इनवाइट आया, तो बड़े खुश हो गए वो कि चलो भाई दावत का इनवाइट आया है। तो वो दावत में गए तो बाहर संतरी खड़ा था, राजा महाराजा टाइम की बात है। तो अभी मिर्जा गालिब साहब के बारे में बात कर रहे थे। एक किस्सा है जो मैं आपको सुनाऊं। कल मैं अपने कलीग के साथ बैठी हुई थी तो हम ऐसी बात कर रहे थे गालिब साहब के बारे में। तो एक किस्सा उन्होंने मुझे बताया, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। तो गालिब साहब बड़े फटे हाल में रहते थे, बड़े दीवाने थे वो। दीवाने हम लोग, वो वर्ड फटे हाल में नहीं, दीवाना इज द राइट वर्ड फॉर हिम। तो बड़े दीवाने से थे वो, अपने ही ख्यालों में रहते थे, उन्हें फर्क नहीं पड़ता था दुनिया उनके बारे में क्या सोचती है। तो ऐसे ही कुछ एम ही उन्होंने कपड़े पहन रखे थे गंदे संदे से। अब उनको एक वलीमे का, दावत का उनको एक इनवाइट आया, तो बड़े खुश हो गए वो कि चलो भाई दावत का इनवाइट आया है। तो वो दावत में गए तो बाहर संतरी खड़ा था, राजा महाराजा टाइम की बात है। तो दावत के बाहर जो है संतरी खड़ा था। संतरी ने बोला कि अरे कहाँ आ रहे हो? तो गालिब साहब ने कहा अरे मुझे दावत का इनवाइट आया, मुझे को जाना है। तो कह नहीं नहीं तुम जा सकते, तुम कौन हो, तुम्हें कौन बुलाएगा? तो उन्होंने बड़े बहुत गंदे से कपड़े पहन रखे थे। कह रहा अच्छा, तो कह रहे यार दावत तो खानी है। तो वो घर गए और उन्होंने अपनी शेरवानी पहनी और वो दोबारा दावत में चले गए। तो संतरी ने कहा हाँ आइए आइए, साहब को पहचाना नहीं कि गालिब साहब, मतलब ये जा रहे हैं, अभी तो आए थे फटे हाल में, तो वो पहचाने नहीं, उन्होंने कर दिया उनको, चले गए। तो दावत में बैठे, गालिब साहब ने बहुत सारा अपना खाना वाना रखा और अपनी शेरवानी को जो तशरी आती है उसमें ऐसे ऐसे करके डुबोने लगे। तो लोगों ने कहा अरे क्या, तो लोगों ने बहुत बर्दाश्त किया कि क्या ही कर रहा है आदमी, पागल है आदमी, क्या कर रहा है। तो गालिब साहब से फिर एक बंदे ने बहुत हिम्मत करके टोक दिया कि साहब ये बहुत अजीब कर रहे हो, अच्छा नहीं कर रहे, क्या कर रहे हो ये आप? कह मियाँ जो दावत मिली है वो कपड़ों को मिली है, शेरवानी को मिली है, मुझे नहीं। तो वो बहुत ही अतरंगी थे, वो बहुत दीवाने थे। तो बहादुर शाह जफर द्वितीय के टाइम पे वो दरबारी रहे हैं वहां पर, और उन्हें काफी जो है नामों से ही पुकारा जाता था वहां पर, और उनको काफी मतलब दर्जे खिताब भी दिए गए, जो शाही खिताब दिया जाता है उनको शाही खिताब भी दिए गए। तो उन्होंने अपने बारे में ही 2 लाइन लिखी थी। गालिब साहब बहुत अलग मिजाज रखते थे, तो उन्होंने अपने बारे में लिखा था कि है और भी दुनिया में सुखनवार बहुत अच्छे, हैं और भी दुनिया में सुखनवार बहुत अच्छे, कहते हैं गालिब का अंदाज बयां और बहुत ही। तो जब वो 14 साल के थे तो एक मुस्लिम ईरान से आए थे, उनके साथ उन्होंने अरबी सीखी, बहुत कुछ सीखा उन्होंने उनके साथ।
तो काफी कुछ उन्होंने वहां पे लिखना शुरू करा। अब बहुत ही गरीबी में रहे हैं गालिब साहब भी, तो उन्होंने कभी किसी से उधार लिया, जेल भी गए वो, कभी किसी से उधार ले लिया, किसी को वापस नहीं करा। तो उनका अब दिल्ली में उनका संग्रहालय बना दिया गया है। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले यही डिस्कशन कर रही थी कि जो शायर हैं, जो कवि हैं, वो मतलब जब जिस टाइम वो लिखते हैं, जिस टाइम वो अपनी किताबें छापती हैं, तब तो उनको कोई तरजीह देता नहीं, और जब वो चले जाते हैं दुनिया से तो लोग कहते हैं अरे वाह क्या इतना अच्छा लिख दिया। तो मैं हमेशा कहती हूँ किताबें खरीदो, किताबें पढ़ो, तो लोगों को जो लिख रहे हैं उनको भी थोड़ा सा भी ना कॉन्फिडेंस मिलता है इस चीज का। तो लोगों ने मगर बहुत कम करना शुरू कर दिया है इस चीज को। मैं हमेशा कहती हूँ, मेरे जैसे एक छोटा सा किस्सा बताऊंगी, मेरे माँ बाप कभी नहीं चाहते थे कि मैं हमेशा चाहते थे कि मैं डॉक्टर या इंजीनियर बन जाऊँ। तो मैं बड़ी खिलाफ थी इस बात के, मैं रेबल किड घर में थी हमेशा से। तो उन्होंने हमेशा कहा नहीं नहीं अरे डॉक्टर के लिए तैयारी करो। मैं शायद दोस्त डॉक्टर बन रहे थे उस टाइम, तो मैंने कहने में तो तैयारी कर ली जैसे फॉर्मेलिटी करते हैं, लेकिन मेरा नंबर नहीं आया। अब क्योंकि इसलिए भी नहीं आया क्योंकि मेरा अंदर से मन ही नहीं था उसे करने का, मैंने बहुत दिल से कुछ कोशिश ही नहीं करी। तो मैं स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव थी, मैं लिखने में, लिटरेचर में, इन सब चीज़ों में बहुत एक्टिव थी, लेकिन बचपन से कभी नहीं कह पाई कि मुझे तो लेखक बनना है, क्योंकि लेखक तो गरीब ही होते हैं ना उनके हिसाब से। तो माँ बाप कभी आपके पैशन को मना नहीं करते, माँ बाप आपको गरीब नहीं देखना चाहते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो बेचारे नहीं चाहते होंगे कि मैं लेखक बनूं, आप भी बहुत तारीफ करते हैं कि अच्छा कर रहे हो, लेकिन वो कभी हमेशा चाहेंगे कि बच्चा जो हमारा वो गरीब ना बने। तो जितने भी बच्चे लोग सोचते होंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन बस ये है कि पैशन को फॉलो तो करना एक टाइम के बाद हम कर सकते हैं, थोड़ा